गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। इन्फ्लेशन से रिलेटेड अपने उसका मीनिंग कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके जो मेन कॉजेज है वो कौन कौन से वो अपन इसमें डिस्कस किए थे। जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर दो कारण इसके प्रमुख दिए हैं कि इसके अंदर एक तो या तो प्रोडक्शन में कमी होने के कारण या मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने की वजह से ही इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम अपने किसी भी टाइप की इकोनॉमी में देखने को मिलती है। आज अपन इसके डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन है वो कितने प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप्स का हो सकता है वो टॉपिक लेते हैं। इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। कुछ कारणों के आधार पर कॉजेस बेसिस के ऊपर है, कुछ टाइम्स के ऊपर है, कोई उसकी एक प्रकार से गति के आधार पर इन्फ्लेशन है। तो वो पॉइंट अपन आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो अपन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो ले रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अपना जो फर्स्ट टाइप है वो है, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है अपना ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, यानी कारणों के आधार पर इन्फ्लेशन। कुछ इसके अंदर मेन जो कॉजेज होते हैं, कुछ रीजंस होता है, उस वजह से यदि देश के अंदर जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो इंक्रीज होती है, तो वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, यानी कारणों के आधार पर। अब इसके अंदर देखिए कुछ कारण अपन ने लिए, जिसके अंदर फर्स्ट है इसके अंदर करेंसी इन्फ्लेशन। यदि किसी भी इकोनॉमी के अंदर करेंसी का फ्लो यदि बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है किसी भी कारणों से, और उसके कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, करेंसी इन्फ्लेशन कहलाती है। यदि करेंसी का इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो होगा तो इनफ्लो होने के कारण लोगों के पास जो इनकम के सोर्सेज है वो बढ़ेंगे, करेंसी आएगी लोगों के पास, और जब करेंसी उनके पास आएगी, मुद्रा उनके पास आएगी, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड की वजह से यदि कोई इन्फ्लेशन मूल्य स्तर बढ़ता है यानी प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, तो वो करेंसी के कारण इंक्रीज होने वाला इन्फ्लेशन कहलाता है। तो वो करेंसी इन्फ्लेशन का पार्ट है। दूसरा इसी टाइप का आपका है कमोडिटी इन्फ्लेशन। कमोडिटी इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि वस्तु मुद्रा प्रसार का मतलब है कि जब लोग जो गुड्स या कमोडिटीज हैं उनको कंजम्पशन के साथ साथ उसको स्टोर करना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी उसकी होल्डिंग शुरू कर देते हैं, उनका संग्रहण करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्राइस लेवल है वो गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाएगा। कारण है कि गुड्स का अगर जितना डिमांड है उससे ज़्यादा डिमांड की जाएगी, क्योंकि यदि कंजम्पशन के लिए जो डिमांड होती है वो एक लिमिटेड डिमांड है, लेकिन उन्होंने कंजम्पशन के साथ उसको स्टोर करने के लिए या उसका संग्रहण करने के लिए यदि एक्स्ट्रा डिमांड की, तो एक्स्ट्रा डिमांड का मतलब इसकी डिमांड इंक्रीज होने के कारण जो उसका प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा, और प्राइस लेवल इंक्रीज है होने की वजह से इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम से बड़ा वो क्रिएट हो गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा अपना क्रेडिट इन्फ्लेशन। तो देखिए क्रेडिट इन्फ्लेशन नॉर्मल सी बात है कि ये बैंकों से, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड है। यदि कॉमर्शियल बैंक्स अपने क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को लिबरल कर देते हैं या उनके द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी को यदि वो बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रेडिट इन्फ्लेशन है वो जनरेट होगा। कारण क्या है कि यदि लोगों ने लोन लिए, लोन सस्ते हो गए और ज़्यादा और जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, तो मार्केट के अंदर जो करेंसी है उसका इनफ्लो होगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण इनकम लेवल इंक्रीज होगा, और इनकम लेवल इंक्रीज होने का मतलब ज़्यादा डिमांड, और डिमांड का मतलब इसके अंदर है कि ज़्यादा कीमत, और कीमत का मतलब इसके अंदर है कि इन्फ्लेशन की स्थिति अपने को देखने को मिलती है, यानी प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है अपना क्रेडिट इन्फ्लेशन, यानी कॉमर्शियल बैंक्स है उनकी जो क्रेडिट पॉलिसीज है उनकी वजह से यदि इन्फ्लेशन की समस्या देखने को मिलती है या इन्फ्लेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है, तो वो क्रेडिट इन्फ्लेशन कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन।
प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स और कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन होता है वो मान लीजिए किसी पीरियड के अंदर, किसी टाइम के अंदर यदि कम हुआ तो उसकी वजह से जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स और कमोडिटीज है, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर कम हो जाएगी। और सप्लाई कम होने का मतलब डिमांड उतना ही है, तो वो प्राइस लेवल उन गुड्स और सर्विसेज का वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है। अब प्रोडक्शन के अंदर कमी होने का दो कारण हो सकते हैं, या तो नेचुरल कोई भी रीजन हो सकता है जिसमें भूकंप, बाढ़ या कोई और किसी वजह से मान लीजिए किसी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल है, उसके अंदर अपने को मान लीजिए उस पर्टिकुलर गुड्स की आवश्यकता है, उसका एक जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपन, अब वो गुड्स अपने को नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। या इसके अंदर बड़ा जैसे कई बार अपन देखते हैं तालाबंदी, हड़ताल या कोई और मान लीजिए ऐसा रीजन जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर कमी आती है, तो प्रोडक्शन में कमी आने का मतलब है कि जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल अपना इंक्रीज हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम से वो होगी। इसमें नेक्स्ट इसके अंदर अपना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कोई भी इंपोर्ट की वजह से यदि इन्फ्लेशन जनरेट होता है तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे है कि जब अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल का मतलब है कि जब अपने को जितना भी फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करना है उससे अपना कम है या उससे ज़्यादा, सॉरी, इसके अंदर जितना अपने को पेमेंट करना है उससे ज़्यादा अपनी यदि रिसिप्ट होती है, या फॉरेन करेंसी का जो अपना भंडार है, रिजर्व है, वो इंक्रीज होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को ये जो पेमेंट इसका जो फॉरेन करेंसीज के अंदर जो अपने को मिलने वाला है वो ज़्यादा अपने को मिलेगा, ज़्यादा अकाउंट्स के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आने से क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी इंपोर्ट की वजह से अपना जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि अपन ने इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया तो अपने पास करेंसी है वो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा उसका पेमेंट अपने के अकाउंट्स में आएगा, और अकाउंट्स में ज़्यादा आने का मतलब इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ इनकम है या फ्लो ऑफ इसके अंदर जो एक प्रकार से अपने मनी मान सकते हैं वो ज़्यादा होगा, वो अपने उस स्थिति के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और वो इन्फ्लेशन जनरेट होता है, तो वो क्या कहलाता है अपना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्शन की, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो सीधी सी बात है कि उस गुड्स की भी कॉस्ट है या कमोडिटी की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई इन्फ्लेशन जनरेट होता है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उत्पादन के अंदर काम आते हैं, यदि मान लीजिए उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबरर्स हो, चाहे या कोई अपना लोन या कैपिटल के रूप में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ जाती है तो उसके लिए जो उसका प्रोडक्शन करने वाला है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और जब उसके लिए ज़्यादा पेमेंट करेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आने का मतलब उसको ज़्यादा अमाउंट के ऊपर सेल करना पड़ेगा। और जब कोई भी गुड्स या कमोडिटी यदि पहले कम रेट के ऊपर सेल होती थी या सप्लाई होती थी, अब उस गुड्स और कमोडिटी को यदि ज़्यादा रेट के ऊपर यानी उसकी अधिक कीमत के ऊपर यदि बेचा जाएगा, यदि उसको सेल किया जाएगा इंक्रीज प्राइस के ऊपर, तो इसी स्थिति के अंदर मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है गुड्स के या सर्विसेज का वो बड़ा इंक्रीज हो जाता है, और जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो वो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स है उससे उसको जनरेट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये अपना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर सीधी सी बात है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल या जो भी उसके अंदर इनपुट्स यूज किया जाता है उनकी कीमत में वृद्धि होने की वजह से या उनके जो प्राइसेज वो इंक्रीज होने की वजह से यदि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यदि क्रिएट होती है, जनरेट होती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है यदि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड यदि उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर उसके कंपैरिजन के अंदर यदि डिमांड है वो उससे ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर डिमांड ज़्यादा होने का मतलब और सप्लाई उसकी शॉर्ट है, तो जो प्राइस लेवल है वो बढ़ना है, क्योंकि मार्केट में उस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और डिमांड के कारण उसका जो इन्फ्लेशन है कि जो प्रॉब्लम्स है या प्राइस लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो होती है, तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर अपन क्या बताएंगे, जो इसकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसी स्थिति के अंदर जो प्राइस लेवल इंक्रीज होता है या मूल्य स्तर जो बढ़ जाता है, तो वो इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, यानी डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का मतलब है, ये पॉइंट अपना पहले भी आया डेफिसिट से रिलेटेड। डेफिसिट का मतलब यहाँ पे जो बजट है अपना, बजट के अंदर होने वाले डेफिसिट से जो अपनी गवर्नमेंट है या डेवलपिंग इकोनॉमी है या अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके बजट के अंदर नॉर्मली डेफिसिट देखने को मिलती है, यानी गवर्नमेंट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है उससे उसकी रिवेन्यू कम है, उस कम रिवेन्यू को पूरा करने के लिए एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी जो वो अप्लाई की जाती है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर जो नई करेंसी है वो उस इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट की जाती है, यानी इशू की जाती है, और जब इकोनॉमी के अंदर जितनी करेंसी है उससे ज़्यादा इकोनॉमी आएगी, तो लोगों के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो अमाउंट ऑफ करेंसी है वो बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ करेंसी बढ़ने के कारण डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करने की वजह से जो प्राइस लेवल बढ़ता है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट इन्फ्लेशन। यहाँ पे प्रॉफिट इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो प्रॉफिट होता है, यानी जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो प्रॉफिट नॉर्मली इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन यदि कोई किसी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी देश के अंदर यदि क्राइसिस की स्थिति है या किसी मान लीजिए संकटकालीन स्थिति के अंदर वो इकोनॉमी चल रही है, तो जो उसके बिजनेसमैन है या जो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रॉफिट को कंजम्पशन के अंदर यूज करते हैं, अपनी डिमांड करते हैं कंजम्पशन से रिलेटेड। अब जब उन्होंने उस जो प्रॉफिट को यदि इन्वेस्ट नहीं किया और उससे डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड की वजह से प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो जनरेट होगी, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी प्रॉफिट के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जो प्रॉफिट हुआ उसको नॉर्मली क्या करना चाहिए था, इन्वेस्ट करना चाहिए था, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता, अगर ज़्यादा नई प्लांट या मशीनरी वगैरह उसमें अगर इस्टेब्लिश की जाती तो, लेकिन उन्होंने उस प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया, बल्कि उस गुड्स को या उस को जो उसका प्रॉफिट है उसको जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है उनकी, उसको पूरा करने के अंदर यदि उसको यूज किया है या उसको लगाया है, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद दे रखा है ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। ये भी देखिए बड़ा एक पार्ट होता है इसके अंदर। ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया है कि जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा यदि उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ज़्यादा अगर उसमें लगा दिया जाता है अमाउंट, तो वो क्या कहलाता है, इसके अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन कहलाता है। लोगों को ज़्यादा इसके अंदर मान लीजिए अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यदि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ करेंसी उस इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा होगा, और ज़्यादा फ्लो ऑफ इसके अंदर मनी होने का मतलब है कि जो प्राइस लेवल है वो बढ़ना है, इसके अंदर लोगों के पास ज़्यादा रुपये आएंगे, ज़्यादा करेंसी आएगी, ज़्यादा ये इनकम होगी, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा करने का मतलब इन्फ्लेशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ओपन और पार्शियल इन्फ्लेशन। ओपन और पार्शियल इन्फ्लेशन का मतलब है कि यदि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर या किसी भी देश के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति प्रत्येक सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है, यानी प्रत्येक जगह महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाती है, ओपन इन्फ्लेशन कहलाता है।
ओपन इन्फ्लेशन का मतलब प्रत्येक सेक्टर इससे प्रभावित है, चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, चाहे कैपिटल गुड से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ रही है, वो क्या कहलाता है, इसके अंदर ओपन इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी इकोनॉमी का प्रत्येक सेक्टर इससे प्रभावित है। और पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ गुड्स वगैरह से रिलेटेड या कुछ सर्विसेज से रिलेटेड है, वहां पे तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी उसका प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन प्रत्येक सेक्टर के अंदर यदि उसका नहीं बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अपना इन्फ्लेशन है वो क्या कहलाएगा, पार्शियल इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब जैसे अपने कोरोना काल के अंदर जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके अंदर अगर आप देखें तो कंजम्पशन से रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन उस स्थिति के अंदर जो प्राइस लेवल है डिमांड बढ़ी है, यदि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जो प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स है उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये स्टार्ट की इसके अंदर, अब इसके अंदर जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इनकी डिमांड बढ़ी है तो इनकी रेट भी अगर अपन देखें तो इंक्रीज हुई है पहले से। इसके अलावा कोई अदर जैसे अभी जिसका यूज नहीं है, जैसा कंजम्पशन जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है, ऐसे गुड्स की अगर अपन देखें जिसकी डिमांड बढ़ी नहीं है बल्कि डिमांड कम हुई है तो उनकी कॉस्ट है वो कम हुई है। तो यदि इकोनॉमी के अंदर कोई एक पार्ट है वो इन्फ्लेशन से प्रभावित होता है, पूरी इकोनॉमी उससे प्रभावित नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना पार्शियल इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है डिवेल्यूएशन पुश इन्फ्लेशन। डिवेल्यूएशन पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि सबसे पहले डिवेल्यूएशन होता क्या है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज आप सुनते हो जिसके अंदर कि अपन अपनी करेंसी को कंपेयर करते हैं कि $1 के अकॉर्डिंग कितने इंडियन रुपीस वो देने पड़ेंगे, या £1 के लिए वो कितने अपने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो अपन एक्सचेंज करते हैं जिसके अंदर अपन डॉलर पाउंड से मान लीजिए एक पॉपुलर करेंसीज का पार्ट है, तो उसको अपन उससे कंपेयर करते हैं कि उसके बदले अपने को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये जो इसका एक प्रकार से डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है। यदि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को बड़ा कट करती है, इक्वल होती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे डिटर्मिनेट हो जाती है, यानी वो निर्धारित हो जाती है। अब मान लीजिए किसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज वो डिसाइड हुई और उससे उस इकोनॉमी ने अपनी रेट है वो कम कर दी, या ये मान लीजिए जैसे अपन ये मानते हैं कि जो अपना डॉलर है और जो इंडियन रुपीज है वो 60 के ऊपर डिसाइड हुई, तो हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया। और अगर अपन अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम करते हैं वो डिवेल्यूएशन कहलाती है। यानी कोई भी इकोनॉमी के अंदर यदि कोई भी करेंसी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को जहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई यानी रेट ऑफ एक्सचेंज के द्वारा डिटर्मिनेट होती है उसको और कम कर देता है, जानबूझ के कम कर देता है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी डिवेल्यूएशन कहलाता है। अब डिवेल्यूएशन को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो इन्फ्लेशन जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है बेटा, क्योंकि अपनी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो अपने गुड्स और सर्विसेज हैं वो यदि फॉरेन मार्केट में देखें, इंटरनेशनल मार्केट में देखें, तो अपनी जो गुड्स है वो सस्ते हो जाते हैं क्योंकि कम रेट में मिलेंगे। और जब कम रेट में मिलेंगे तो दूसरी इकोनॉमी या दूसरी कंट्रीज है वो अपने गुड्स की डिमांड करती हैं। जब गुड्स की डिमांड करेंगे तो अपना गुड्स है वो जो अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से अपनी जो डिमांड के लिए जो गुड्स यहाँ पे रहा है वो शॉर्ट पड़ेगा, और शॉर्ट का मतलब हो गया कि सप्लाई तो कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो शॉर्ट सप्लाई और डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल है वो बढ़ने लगता है, और जो प्राइस लेवल बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो वो क्या कहलाता है, अपना जो डिवेल्यूएशन पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। 30 नंबर पॉइंट है इसके अंदर सैलरी पुश इन्फ्लेशन। सैलरी पुश इन्फ्लेशन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाती है। ये बड़ा इसके एग्जांपल है 6 पे स्केल है, 7 पे स्केल है। ये पे स्केल लगने से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज आया है, यानी उनकी सैलरी मान लीजिए अपन ये देखें कि 5th पे स्केल के अंदर जिनकी सैलरी थी वो 6 और 7 के अंदर डबल से भी ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को 50,000 का अमाउंट मिल रहा था पहले, अब उसको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिलेगा, तो उसके अंदर उसके पास जो अमाउंट ऑफ करेंसी, अमाउंट ऑफ इनकम वो ज़्यादा होगी।
और जब उसके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा वो उसके पास करेंसी आएगी, ज़्यादा उसकी इनकम होगी, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। और जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो प्राइस लेवल है या महंगाई का स्तर है वो बढ़ेगा, और महंगाई का स्तर बढ़ने का मतलब है कि वो इन्फ्लेशन उससे जनरेट होगा। तो ये क्या कहलाता है, अपना सैलरी पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये बड़ा अपने कुछ कॉजेज के आधार पर या कुछ कारणों के आधार पर जो इन्फ्लेशन के टाइप्स अपन ने लिए हैं, इसके अंदर अपने ये मेन इसके अंदर बेसिक टाइप्स हैं। अब इनमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे कि कॉजेज के आधार पर, कारणों के आधार पर इन्फ्लेशन के टाइप बताइए, तो अपन उसके अंदर टाइप्स को अपने को पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है कौन से इन्फ्लेशन के अंदर, वो अपने को आना चाहिए। इसके अंदर देखिए कई बार काफी बार क्वेश्चन ये बनाते हैं इसके अंदर, जिसमें डिमांड पुल और जो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी बुक से और बढ़िया प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि इसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस के बारे में यदि पूछा जाए या क्या होता है इनके बारे में, क्वेश्चन 8 मार्क्स का आराम से बन जाता है। तो ये अपने इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं जो कॉजेज के आधार पर है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर है, तो वो बड़ा अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड टाइप ले रहे हैं इसका बी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में बड़ा आपके 3 टाइप्स लिए हैं, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, मिडिल टर्म इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है वो किसी सीजन से रिलेटेड या एक शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है या मूल्य स्तर की अगर वृद्धि देखी जाती है, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइस लेवल देखा जाता है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए देखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं कि सर्दियों के अंदर जितने भी अपने गर्म कपड़े बड़ा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो उतने टाइम तक ही रहती है। यदि मान लीजिए सर्दी का मौसम चला गया, अगर गर्मी का मौसम आ गया, तो इसी स्थिति के अंदर जो अपनी जो गर्म कपड़े हैं वो ऑफ सीजन में आ जाते हैं, उनकी जो रेट है वो कम हो जाती है, यानी कि जो कीमत उसमें वृद्धि नहीं देखी जाती है। ऐसे बड़ा जैसे अपना ये विवाह शादियों का सीजन होता है, तो उस स्थिति के अंदर जो भी कंजम्पशन से रिलेटेड जो गुड्स है उनकी रेट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड है वो इन ओकेजन की वजह से ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ये सीजन चली जाती है, यानी जो एक प्रकार से ये टाइम निकल जाता है, तो जो प्राइस लेवल है वापस उसी स्तर पर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कहलाता है। एक टाइम के अंदर इंक्रीज होता है और एक टाइम के बाद में वो उसी रेट के ऊपर आ जाता है। जैसे अपन ये देखते बड़ा श्राद्ध पक्ष के अंदर जो अपने दूध वगैरह है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जो प्राइस लेवल उसमें कुछ इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वो टाइम निकल जाता है तो वो प्राइस लेवल वापस उसी लेवल पर आ जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कहलाता है। सेकेंड इसके अंदर मिडिल टर्म इन्फ्लेशन। मिडिल टर्म इन्फ्लेशन है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से ज़्यादा रहता है, लेकिन एक प्रकार से ये कॉन्टिन्यूटी के ऊपर नहीं आता है, मतलब निरंतर नहीं रहता है। एक टाइम के बाद में जैसे ही वो टाइम निकलता है तो वो इन्फ्लेशन है वापस कंट्रोल हो जाता है। मान लीजिए किसी कारण से जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी भी नेचुरल कारण से, तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो डिमांड है बढ़ने की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई, तो वो उसकी प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए उसका प्रोडक्शन वापस बढ़ जाता है या अच्छी फसल होती है, तो उसका जो प्राइस लेवल है वो वापस डिक्रीज होकर उसी लेवल पर चला जाता है, तो वो मिडिल टर्म इन्फ्लेशन कहलाता है, जिसका टाइम है वो शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो एक ट्रेंड बन जाता है, निरंतर प्राइस लेवल बढ़ते रहते हैं, यानी उसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, बल्कि उसके जो प्राइस लेवल है वो पहले से ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा इस प्रकार से इसी ट्रेंड के अंदर यदि इंक्रीज होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कहलाता है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल अपनी इंडियन इकोनॉमी को ले सकते हैं। जब जैसे अपना सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तो इसकी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग यानी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उस समय से लेकर यदि आज अपनी जो इसकी पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके अंदर अगर अपन देखें, तो ये महंगाई है या प्राइस लेवल जो बढ़ता है या इन्फ्लेशन है, मुद्रा प्रसार है, इसकी समस्या को उसके अंदर लगातार उसमें देखा गया है। तो एक प्रकार से अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर देखें तो एक ट्रेंड बना हुआ है।
ट्रेंड का मतलब जो इन्फ्लेशन है वो की समस्या वो लगातार रही है। इन्फ्लेशन पहले भी था, अब भी है, यानी पहले पंचवर्षीय योजना में भी ये प्रॉब्लम थी और आज जो इसके अंदर पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। तो इसके अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया गया, यानी इस प्रॉब्लम का कोई भी एक सॉल्यूशन इस मान लीजिए अपने को नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो मुद्रा प्रसार है वो एक ट्रेंड बन जाता है, लगातार प्राइस लेवल वो बढ़ता रहता है। ये आप भी देखते हो अपना एक मतलब इसके अंदर एग्जांपल के रूप में आज अपन किसी भी गुड्स और सर्विसेज को देखें, उसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो वो वृद्धि हो सकती है कि कुछ परसेंटेज कभी कम हो और कभी कुछ परसेंटेज के अंदर ज़्यादा हो, लेकिन ये अपना एक निरंतर ट्रेंड है वो इकोनॉमी के अंदर देखने को मिला है इसके अंदर। तो ये अपना जो इन्फ्लेशन का टाइप है बेटा, ये बेसिस ऑन इसके अंदर टाइम के आधार पर है, समय के आधार पर है, जिसमें 3 टाइप है। पहला शॉर्ट टर्म, फिर मिडल टर्म और फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म। तो ये इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गए। इसके अलावा बेटा और भी इसके अंदर टाइप्स है जो अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर आज के लिए तो अपन इसके अंदर 2 पॉइंट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी नेक्स्ट टाइप्स है वो अपन इसके अंदर लेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। ओके।